अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन से क्या मुराद है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस को ट्रेडिशनल ऑक्शन के साथ कंपेयर करें तो कितना डिफरेंस है, इसका सेलर, बायर और ऑक्शनियर के लिहाज से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके इम्पैक्ट और लिमिटेशंस क्या हैं। तो हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑक्शन है क्या। ऑक्शन बेसिकली रिफर्स टू द सेलिंग समथिंग टू द हाईएस्ट और लोवेस्ट बिडर. It is a competitive process in which a seller solicits consecutive bids from buyers or a buyer solicits bids from sellers. Prices are determined dynamically by the bids. यहाँ सिंपल जुबान में आप यूं कह सकते हैं कि आप हाईएस्ट या लोवेस्ट बिड पर कोई चीज सेल करें, इसको हम ऑक्शन कहते हैं। और बिडिंग दो तरह से हो सकती है, फॉरवर्ड ऑक्शंस के लिहाज से और बैकवर्ड ऑक्शंस के लिहाज से। जब आप कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं तो फिर आप बिड करते हैं और जितने भी लोग बिडर होते हैं वो अपनी बिड्स बढ़ाते चले जाते हैं और हाईएस्ट बिड्स को वो चीज सेल कर दी जाती है। इसको हम फॉरवर्ड ऑक्शंस कहते हैं। सादा जुबान में ऑक्शंस को इस तरह समझ सकते हैं कि जब भी कोई चीज आप हाईएस्ट या लोवेस्ट बिड पे सेल करते हैं तो उसको आप ऑक्शन कहते हैं। इसमें दो प्रोसेस हैं जिनको हम फॉरवर्ड ऑक्शंस या बैकवर्ड ऑक्शंस कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई सेलर कोई चीज बेच रहा होता है ऑक्शन पे तो बहुत सारे लोग आकर बिड करते हैं। जो हाईएस्ट बिडर होता है वो उस चीज को खरीद लेता है। इसी तरह जब आप कोई चीज खरीद रहे होते हैं एज ए कंपनी तो आप बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए और इसकी ये क्वालिटी, ये फीचर्स और ये क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर जो वेंडर उस चीज को बेचना चाहते हैं और जो लोवेस्ट प्राइस देते हैं फॉर पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो आप उस लोवेस्ट बिड वाले वेंडर से चीज खरीद लेते हैं। इसको आप बैकवर्ड ऑक्शंस कहते हैं। तो इस तरह ऑक्शन इन्वायरमेंट में जो प्राइसेस होते हैं वो बेसिकली डायनामिकली डिटरमिन्ड होती हैं। डायनामिक प्राइसिंग से क्या मुराद है? प्राइसेस दैट चेंज बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप एट एनी गिवन टाइम। मींस जैसे जैसे वेंडर अपनी चीजें ऑफर करते हैं, इसी तरह बहुत सारे कस्टमर जो इंटरेस्टेड होते हैं चीजें बाय करने के लिए वो बिड करते हैं। जितने लोग आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं और जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं ऑक्शन में, जितनी ज़्यादा बिड्स आती हैं उसी लिहाज से प्राइसेस डिटरमिन होती जाती हैं। एक प्रोडक्ट है, अगर उसके बहुत सारे बिडर नहीं हैं तो डेफिनेटली उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं अप होगी। इसी तरह अगर एक प्रोडक्ट है उसके बहुत सारे बायर हैं तो बहुत सारे लोग बिड करेंगे तो डेफिनेटली प्राइस अप जाएगी। तो इस तरह हम कहते हैं कि ऑक्शन में डायनामिक प्राइसिंग होती है क्योंकि ये डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप पे। ऑक्शन की साइट्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जो मोस्ट पॉपुलर हैं उनमें ebay.com है। ebay.com बेसिकली ऑफर्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, आर्ट वर्क, vacation packages, airline tickets and collectibles, as well as excessive supplies and inventories that are being auctioned off by businesses. eBay दुनिया का सबसे पॉपुलर ऑक्शन साइट है जिसमें आपको हर तरह की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। लेकिन eBay पे आप जब भी कोई ऑक्शन लगाते हैं तो यू हैव टू पे टू द eBay। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप फ्री जाके आप ऐड क्रिएट कर लें और फिर आपकी प्रोडक्ट ऑक्शन पे सेल हो जाए। सो eBay इज़ वेरी गुड वेबसाइट। वर्ल्ड वाइड इसका मार्केट शेयर है, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, बहुत सारी कंपनीज वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करती हैं। इसी तरह एनर्जी ऑक्शन exchange.com offers B2B online auction to trade special types of commodities such as electricity transmission capacities एंड गैस एंड एनर्जी ऑप्शंस। मींस एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शंस होती हैं और ये B2B कॉन्टेक्स्ट में होती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में trader.com.pk इज एन ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म विच ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन ऑक्शंस। trader.com.pk पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ऑक्शंस पे और ये पाकिस्तान का पहला ऑक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑक्शंस को बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया गया है। ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्शंस को हम इसकी साइट पे जाकर डिस्कस करेंगे ताकि आपको मजीद अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके अलावा 5 बेस्ट ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स के लिए आप इस top10reviews.com के इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 2021 में 5 बेस्ट ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स कौन कौन सी हैं। हम इनको प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं, देखते हैं
ताकि हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बेसिकली पाकिस्तान में trader.com.pk पे ऑक्शन किस तरह होती है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका डिज़ाइन क्या है, लेआउट क्या है, आप कैसे कर सकते हैं। इसी तरह top10reviews.com वेबसाइट पे 5 बेस्ट इंटरनेशनल ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स 2021 में कौन कौन सी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये trader.com.pk की वेबसाइट है और यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट को ओपन किया हुआ है जो एक स्पीकर की प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये प्रोडक्ट बेसिकली ऑक्शन पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ऑक्शन का एक लेआउट है। जब भी आप ट्रेडर पे कोई प्रोडक्ट ऑक्शन पे विजिट करते हैं तो उसका डिटेल पेज कुछ इस तरह शो हो रहा होता है। तो ये एक स्पीकर की प्रोडक्ट है और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो यहाँ पर 5000 शो हो रही है। आई मीन कि जब भी कोई बिडर कोई प्रोडक्ट क्रिएट करता है तो उसकी स्टार्टिंग बिड भी बताता है कि कौन सी बिड से ये ऑक्शन स्टार्ट होगी। तो अगर आप इसका लेआउट देखें तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इस प्रोडक्ट का ये नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस तरह यहाँ पर इसकी इमेजेस हैं। जैसे आप इसको होवर करते हैं तो आपके पास इमेज फोकस फॉर्म में शो हो जाती है। आप डिटेल के साथ देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसी तरह कुछ और इमेजेस भी हैं नीचे, आप क्लिक करते जाएंगे तो वो इमेजेस आपको शो होते जाएंगे। अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपके पास यहाँ पे ऐड टू वॉच लिस्ट का एक ऑप्शन है, ऐड टू विश लिस्ट का एक ऑप्शन है और कंपेयर का ऑप्शन है। ऐड टू वॉच लिस्ट से मुराद ये कि अगर आप इस ऑक्शंस की प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं और आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि जब तक ये ऑक्शन ख़त्म नहीं हो जाता उस वक्त तक कौन कौन लोग बिड कर रहे हैं और फिर जब आपका दिल करे आप बिड कर सकें, एक रिमाइंडर के तौर पे आप ऐड टू वॉच लिस्ट के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐड टू वॉच लिस्ट पे क्लिक कर लेते हैं तो बेसिकली वॉच लिस्ट में ये प्रोडक्ट ऐड हो जाती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉरी यू मस्ट बी लॉग्ड इन टू ऐड ऑक्शन टू वॉच लिस्ट। अगर आपने ऐड ऑक्शन टू वॉच लिस्ट करना है तो फिर आपको सबसे पहले लॉग इन होना पड़ेगा। राइट नो आई डोंट वांट टू गो इन सच काइंड ऑफ डिटेल। बहरहाल आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब भी आप ऐड टू वॉच लिस्ट करेंगे तो आपको लॉग इन होना चाहिए। सो नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास है ऐड टू विश लिस्ट। समटाइम ऐसा होता है कि आप इस प्रोडक्ट को अभी खरीदना नहीं चाह रहे बट यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस प्रोडक्ट, तो आप इसको ऐड टू विश लिस्ट कर सकते हैं। जैसे आप ऐड टू विश लिस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसी तरह कंपेयर, अगर आप इस प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिफरेंट फीचर्स, तो आप कंपेयर पे क्लिक करेंगे, ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। उसी तरह जितनी प्रोडक्ट्स आप ऐड करते चले जाएंगे यहाँ पे कंपेयर में आती जाएंगी। फिर इस कंपेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस ऑप्शन से रिलेटेड जो मेन फीचर है उसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका लेआउट कुछ इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि ताकि किसी भी यूज़र को एक ही नज़र में तमाम चीज़ों का पता चल जाए कि बेसिकली ऑक्शन है क्या। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लीडिंग बिड शो हो रही है 5000 और यहाँ पर इस ऑक्शन की टाइमिंग भी शो हो रही है और ये 30 जून 2021 को एंड होगी 12 बजे। और इसका एक यहाँ पे टाइमर भी चल रहा है कि अभी कितना टाइम रह गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 80 दिन 12 घंटे 41 मिनट और 6 सेकंड या 5 सेकंड रह गए हैं। तो इस तरह ये टाइमर चलता रहता है और ऑक्शन में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो इस टाइमर के मुताबिक बिड करते रहते हैं। तो जो शख्स बिड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर बिड कर सकते हैं और अब डिपेंड करता है कि नेक्स्ट बिड आप कितनी कर सकते हैं। ये डिटरमिन करता है ऑक्शनियर, जो सेलर है बेसिकली वो कितनी प्राइस की बिड अलाउ करता है कि आप नेक्स्ट बिड इतनी प्राइस की कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइट भी 500 रुपीज़ ऐड की हो कि नेक्स्ट जो बिड हो सकती है वो 5500 की हो सकती है या 5000 में 1000 ऐड करके। अगर 1000 का अगर सेलर ने डिटरमिन किया हुआ है कि नेक्स्ट बिड 1000 के गैप से होगी तो फिर 1000 करनी होगी, नॉट 500। तो ये डिपेंड करता है। तो वही एडिशनल प्राइस ऐड करके आप यहाँ पे लिखते हैं तो लीडिंग बिड यहाँ पे शो हो जाती है और फिर आप इस बिड के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो बिड प्लेस हो जाती है। यहाँ पर प्रोडक्ट की कंडीशन शो होती है। ऑक्शन में नॉर्मली यूज प्रोडक्ट्स होती हैं लेकिन आप ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स भी ऑक्शन पे सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय नाउ प्राइस है 7000। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेलर ने इसकी कोई रिजर्व प्राइस भी रखी होगी ऑक्शन में। नॉर्मली ऑक्शन में ऐसा होता है कि जब आप ऑक्शन पे कोई प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसकी कोई ना कोई रिजर्व प्राइस भी लगाते हैं और कोई उसकी स्टार्टिंग प्राइस भी होती है और बाय नाउ प्राइस भी होती है। स्टार्टिंग प्राइस तो वो होती है कि जहाँ से बिडिंग स्टार्ट होगी। जैसे कि माइट बी लेट सपोज कि 5000 एक स्टार्टिंग प्राइस है तो 5000 से बिडिंग स्टार्ट हो रही है
और एडिशनल बिड कितने की हो सकती है वो भी बताई होती है कि 500 या 1000। इसी तरह रिजर्व प्राइस ये होती है कि जो विनर है, जब ये टाइम खत्म हो जाएगा 30 जून को 12 बजे जब बिड एंड होगी, जो विनर है उसकी प्राइस या बिड मैक्सिमम या मिनिमम कितनी होनी चाहिए ताकि आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर लास्ट बिड 7000 रुपये की आए तो फिर मैं सेल करूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विनर है उसकी बिड कम से कम 7000 रुपये होनी चाहिए। इसको आप रिजर्व प्राइस कहते हैं फॉर ऑक्शन। इसी तरह बाय नाउ प्राइस भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये अलाउ करें कि कोई कस्टमर बिडिंग स्टार्ट होने से पहले पहले इस प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहा है तो वो इस पर्टिकुलर प्राइस पे खरीद सकता है। जैसे कि अभी इस सेलर ने 7000 रुपये प्राइस बताई है बाय नाउ के लिए। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब ऑक्शंस में, खास तौर पे ट्रेडर पाकिस्तान में ये चीज है कि जब आप कुछ चीज ऑक्शन पे लगाते हैं तो बाय नाउ प्राइस भी लिखते हैं अगर, तो वो प्राइस सिर्फ उस वक्त तक शो होगी जब तक कोई बिडर बिडिंग कर ना दे। जब भी बिडिंग हो जाएगी, चाहे एक बिड हो, दो बिड हो, तो ये बाय नाउ का ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये बाय नाउ का ऑप्शन सिर्फ उस वक्त तक शो होता है जब तक बिडिंग स्टार्ट नहीं हुई, किसी शख्स ने अभी तक कोई बिड की नहीं है। अच्छा, ये ऐसा है क्यों? ट्रेडर पाकिस्तान की ये पॉलिसी क्यों है कि अगर बिडिंग हो जाए तो फिर ये बाय नाउ की प्राइस रिमूव कर दी जाए? अब रिजर्व प्राइस के लिहाज से ही वो चीज सेल होगी विनर को। एक्चुअली होता ये है कि एथिकली और प्रोफेशनली भी ये चीज है, जब कोई शख्स बिड कर दे तो अब बाय नाउ प्राइस पे वो चीज नहीं सेल होनी चाहिए। क्यों? अब देखें, अगर कुछ लोगों ने बिड कर दी और वो बिड अभी भी 7000 से कम है और एक शख्स आता है बाद में, वो कहता है जी मैं 7000 रुपये खरीदना चाह रहा हूँ, तो अब क्योंकि बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ऑक्शन स्टार्ट हो चुकी है, इट्स नॉट गुड कि जिन लोगों ने बिड की और अभी वो वेट कर रहे हैं कि 30 जून तक हम देखते हैं कि प्राइस कहाँ तक जाती है, इस लिहाज से अच्छा नहीं है कि जिन्होंने बिड की वो भी वेट करें और आपने इसको बाय नाउ प्राइस पे सेल कर दिया। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि आप सेलर के लिहाज से भी ठीक नहीं करें, क्योंकि अगर आप बाय नाउ प्राइस पे सेल कर देते हैं जबकि आपको पता है कि बिडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और माइट भी 7000 से ज़्यादा प्राइस पे आपकी प्रोडक्ट ये सेल हो जाए, तो इस तरह आप बाय नाउ प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते जब बिडिंग स्टार्ट हो चुकी हो। तो दैट्स वाई द ट्रेडर पाकिस्तान हैव ए सच काइंड ऑफ ए पॉलिसी कि जब भी बिडिंग स्टार्ट हो जाए तो इस ऑप्शंस को रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि अब ये ऑप्शन यहाँ पे शो होना नहीं चाहिए, क्योंकि कस्टमर और सेलर के लिहाज से ये ठीक है कि इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए और अब कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में ही प्राइस डिटरमिन होगी और मिनिमम जो प्राइस रिजर्व में मेंशन हुई है उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट सेल होगी। जो भी सेलर है ही और शी हैज़ टू वेट अंटिल 13 जून के रिजर्व प्राइस के लिहाज से कितनी प्राइस पे वो चीज़ सेल होती है। इस तरह अगर आप थोड़ा नीचे देखें तो यहाँ पे इसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, शॉपिंग, ऑक्शन हिस्ट्री भी यहाँ पे शो हो रही होती है। ऑक्शन हिस्ट्री में जितने लोगों ने भी यहाँ पे बिडिंग की होती है उसकी यहाँ पे डिटेल यहाँ पे शो हो रही होती है कि किस शख्स ने कब बिड की थी, कितनी प्राइस की थी और ट्रेंड क्या है बेसिकली, कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे तो यहाँ पर ट्रेंड शो हो रहा होगा, आपको पता चल जाएगा कि अब ये प्राइस कहाँ तक जा सकती है। इसी तरह रिव्यूज़ में अगर आप इस पर्टिकुलर वेंडर से रिलेटेड जानना चाह रहे हैं या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ जानना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने रिव्यूज़ किए होंगे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इसी तरह इसका सेलर के बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा, इसकी लोकेशन trader.com.pk पे तो यहाँ पे इसका मैप दिया होता है, लेकिन मोस्टली ऑक्शन साइट्स पे ये चीज़ें नहीं होती और इसी तरह मोर प्रोडक्ट्स में भी आप देख सकते हैं। ये तो एक जनरल ई ऑक्शन की प्रोडक्ट है। समटाइम ऐसे होता है कि जो सेलर है वो सील्ड ऑक्शन की पोस्ट लगाता है। मीन सील्ड ऑक्शन में ये होता है कि आप चाह रहे हैं कि जो लोग बिडिंग कर रहे हैं उस बिडिंग का किसी भी शख्स को ना पता चले कि लीडिंग बिड क्या है और अभी यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है ऑक्शन हिस्ट्री में, और जो लास्ट बिडर होता है उसको वो प्रोडक्ट सिंपली सेल आउट हो जाती है। हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट को भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सैमसंग गैलेक्सी की प्रोडक्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं सील्ड ऑक्शन का एक ऑप्शन शो हो रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम बिड फॉर दिस ऑक्शन इज 30,000, मीन्स ये स्टार्टिंग प्राइस है और अगर कोई शख्स इस प्रोडक्ट को बाय नो प्राइस पे खरीदना चाह रहा है तो वो 45,000 पे खरीद सकता है और यहाँ पर इसका टाइमर भी शो हो रहा है।
अब जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो है सील्ड ऑक्शन। सील्ड ऑक्शन में जैसे कि मैंने कहा, जितने भी बिडर होते हैं उनकी ऑक्शन की बिड जो होती है वो सील्ड होती है कि दूसरे बिडर को नहीं पता होता कि किसने कितनी बिड की है। सिर्फ ऑक्शनियर को और सेलर को पता होता है। सम टाइम अगर ऑक्शनियर ने अलाउ नहीं किया तो सेलर को भी नहीं पता होता, सिर्फ एंड ऑफ द ऑक्शन पे पता चलता है कि कितनी बिड्स आई थी। अब यहाँ पे सम टाइम ये इशू होता है कि लास्ट जो बिड है वो लेट से दो बंदों ने लेट से 50-50 हज़ार की बिड कर दी जब ये बिड एंड हुई। तो अब ये एक इशू हो जाता है कि अब क्या किया जाए कि दो लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये की बिड की है, क्योंकि सील्ड बिड है ना, कोई भी नहीं जान रहा। मुमकिन है 2 से ज़्यादा लोगों ने भी सेम बिड कर दी हो और फिर ऑक्शन एंड हो गई हो। तो उस सूरत में जो विनर होता है वो देखा जाता है कि बिड सबसे पहले किसने की थी। मिसाल के तौर पे 50,000 की 3 लोगों ने बिड की। अब देखा जाएगा कि 50,000 रुपये की बिड करने वाला कौन सा ऐसा शख्स है जिसने सबसे पहले की। जो सबसे पहले बिडर होता है 50,000 का, उसको वो प्रोडक्ट सेल कर दी जाती है। तो इस तरह वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसीज होती हैं हर ऑक्शन साइट की और उसके मुताबिक ही वो ऑक्शन होती है। पाकिस्तान में अभी ऑक्शन का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, लोगों को नहीं पता, ऑल्दो के पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ऑक्शन के लिहाज से। यही वजह है कि ट्रेडर पाकिस्तान अलाउ करता है उन लोगों को जो अपनी यूज्ड चीज़ों को ऑक्शन पे बेचना चाहते हैं, तो वो ट्रेडर पाकिस्तान पे आके अपना अकाउंट बनाएं और प्रोडक्ट्स क्रिएट करें और ऑक्शन पे चीज़ें बेचें। ऑक्शन पे चीज़ें बेचने का फ़ायदा ये है कि फिक्स प्राइस पे यूज प्रोडक्ट नॉर्मली सस्ती सेल होती है और सम टाइम यूज प्रोडक्ट्स में कुछ एंटीक्स प्रोडक्ट्स होती हैं और उसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो ऑक्शन की वजह से हायर प्राइस पे भी उस चीज़ को खरीद सकते हैं। तो इस तरह सेलर को एक अच्छी प्राइस ऑक्शन पे मिल जाती है और इस तरह बायर जो होते हैं, जो ज़्यादा इंटरेस्टेड बायर होते हैं, वो चीज़ खरीद सकते हैं ऑक्शन पे। उनके पास फीचर है कि क्योंकि ऑक्शन की एक डेट होती है, उस डेट तक वो ऑक्शन चलती है। तो इस तरह वो फिक्स प्राइस पे अचानक फ़ौरन सेल नहीं हो जाती अनटिल अनलेस बाय नो प्राइस बिडिंग स्टार्ट होने से पहले तक शो हो रही हो। तो सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ट्रेडर पे बेसिकली ऑक्शंस किस तरह हो रही होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ट्रेडर पे कहां से ऑक्शन का फीचर शो होता है। मैं इसके होम पेज पे जाता हूं। अब देख सकते हैं कि ये ट्रेडर पाकिस्तान का होम पेज है और यहाँ पर ऑक्शन का ये ऑप्शन है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑक्शन की प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे कि ये प्रोडक्ट शो हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी A51 के प्रोडक्ट ऑक्शन पे शो हो रही है। ओके, अब हम बात करते हैं कि दुनिया में 2021 में बेस्ट ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स कौन कौन सी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 ऑक्शन साइट्स लिस्ट डाउन की हुई हैं और जो सबसे नंबर 1 है वो है ebay.com, बेस्ट ऑनलाइन ऑक्शन साइट ओवरऑल। अगर अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर eBay पे आपको फ़ी पे करनी पड़ती है, इट्स नॉट ए फ्री। और इसी तरह कस्टमर सपोर्ट भी है, यहाँ पे ऑनलाइन चैट है, फ़ोन नंबर है, बिजनेस यूजर्स अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पेमेंट मेथड, क्योंकि पेमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई प्रोडक्ट विन कर लेते हैं तो हाउ यू विल मेक ए पेमेंट, या आप सेलर हैं तो आप कैसे पेमेंट लेंगे कस्टमर से। तो हर प्लेटफॉर्म के अपने पेमेंट मेथड्स होते हैं। ईबे ने पेपाल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, स्क्रिल है, प्रो पे है, क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। 182 मिलियन रजिस्टर्ड ईबे यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड में। सो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा पोटेंशियल है। आप वहाँ पे अपनी कोई पोस्ट लगाएं ऑक्शन की तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छे बिडर्स मिल जाएंगे। इसी तरह लाइव चैट सपोर्ट है, इजी टू यूज़ इंटरफेस है, एक्सपेंसिव फीस है डेफिनेटली, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है तो डेफिनेटली ये एक्सपेंसिव होगा। इसी तरह ebid.net ये भी सेकंड नंबर पे है, बहुत अच्छा ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है, लेकिन ebid कंपेयर टू eBay के चीपर है। आप लाइफ टाइम एक्सेस भी कर सकते हैं एट ए रिड्यूस कॉस्ट, और लेकिन जो कस्टमर सपोर्ट है कंपेयर टू eBay वो थोड़ी कम है, और eBay की निस्बत यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र्स भी कम हैं। और लेकिन पेमेंट के लिहाज से इनके पास पेपाल, स्क्रिल और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है। इस तरह webstore.com है, ये रेयर आइटम्स के लिए जो एंटीक्स किस्म के आइटम्स होते हैं वो यहाँ पे webstore.com पे अवेलेबल हैं।
और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि ऑक्शंस पे कोई फ़ीस नहीं है, कस्टमर सपोर्ट भी है और पेमेंट मेथड भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन ज़्यादातर आपको यहाँ पर एंटीक्स किस्म के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। bonanza.com भी ऑक्शन साइट है, यहाँ पे ऑक्शन का फीचर है। इसी तरह ऑक्शन ज़िप, ये एक ट्रेडिशनल ऑनलाइन ऑक्शन साइट है, बहुत अच्छी साइट है। यहाँ भी आप चीज़ें एडवर्टाइज कर सकते हैं ऑक्शन के लिहाज से। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ऑक्शन बेसिकली होती क्या है। एक और छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको ऑक्शन को बता देता हूँ कि लाइक पाकिस्तान में आप लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पे ट्रेडिशनल वे में देखी होंगी ऑक्शन हो रही होती है। लाइक सब्ज़ी मंडी में आपने देखा होगा कि लोग बोली लगा रहे होते हैं सुबह सुबह फ्रूट्स की या सब्ज़ी की। जो भी बायर होते हैं वो वहाँ पे जाके चीज़ें ऑक्शन पे ही ख़रीदते हैं। अगर आप लोगों ने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो एक दिन आप अपने शहर की सब्ज़ी मंडी में जाएं सुबह सुबह और वहाँ देखें कि लोग वहाँ पर चीज़ें कैसे बेचते हैं, कैसे ख़रीदते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिशनल वे ऑफ ऑक्शन कैसे हो रही होती है। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस के पोटेंशियल को हम उस वक्त बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हम इसको ट्रेडिशनल ऑक्शन के साथ कंपेयर करें। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन दिया हुआ है कि ट्रेडिशनल और इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस में कितना डिफरेंस है। ट्रेडिशनल्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल ऑक्शन में लिमिटेड टाइम होता है किसी भी चीज़ को सोल्ड करने के लिए और पोटेंशियल बायर भी कम होते हैं। क्योंकि देखें किसी भी एक पर्टिकुलर मार्केट में आप जाएं तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि 3-3 दिन तक ऑक्शन चलते हैं, नहीं। ट्रेडिशनल वे में आपके पास बड़ा थोड़ा टाइम होता है और जितने भी पोटेंशियल बायर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं बस वही बीट करते हैं और खरीद लेते हैं। तो मीन्स ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जितना कम टाइम होगा उतने ही पोटेंशियल बायर्स होंगे, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतने ही पोटेंशियल्स बायर भी ज़्यादा होंगे। इसलिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में आपके पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। आप 5 दिन की ऑक्शन लगाएं, 1 दिन की लगाएं, 24 घंटे की लगाएं या 2 महीने की ऑक्शंस लगा दें। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो एक ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि ट्रेडिशनल वे में लिमिटेड टाइम होता है जबकि इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस में टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है। इसी तरह सेलर्स में नॉट गेट हाईएस्ट प्राइस। डेफिनेटली जब टाइम शॉर्ट है और पोटेंशियल बायर भी नहीं है तो ऑनलाइन इन्वायरमेंट के लिहाज से ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में सेलर्स जो हैं वो उनको अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी। अब अंदाज़ा करें कि लाइक ईबे पे आप 2 दिन की ऑक्शन लगाते हैं तो वहाँ पे 180 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं, तो वहाँ पे पोटेंशियल बायर भी ज़्यादा हैं, टाइम भी आपके पास सफिशेंट है, तो अल्टीमेटली यू विल गेट ए गुड प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। इसी तरह बीडर्स में नॉट गेट व्हाट दे रियली वांट। ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में ये एक चीज़ होती है कि आप एक मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे कितनी प्रोडक्ट्स होंगी, 10, 20, 50, 100 होंगी प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। मतलब लिमिटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। अब बायर्स को उन्हीं लिमिटेड प्रोडक्ट्स में से ही प्रोडक्ट्स बाय करनी होती हैं, उन्हीं पे वो बिड करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अब वो भागा भागा किसी और मार्केट में जाए और वहाँ से देखे कोई और प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। जैसे हमने बताया कि लिमिटेड टाइम होता है, जिस पर्टिकुलर मार्केट में जाएगा वहाँ भी लिमिटेड टाइम होगा। जबकि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में घर बैठ के वो 20 वेबसाइट्स देख सकता है और हर साइट पर लाखों प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। तो बिडर के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि उसको उसकी ज़रूरत के लिहाज से कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल जाती है, क्योंकि लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन ऑक्शंस। इसी तरह बीडर्स में पे टू मच। समटाइम ऐसा होता है कि ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और आपने वही प्रोडक्ट बाय करनी है। समटाइम प्रोडक्ट के लिहाज से आपको फिर ज़्यादा पे करना पड़ता है और आप इतने ज़्यादा सेटिस्फाई भी नहीं होते। जबकि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में आपके पास क्योंकि हज़ारों प्रोडक्ट्स होते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी ज़रूरत के लिहाज से प्रोडक्ट सर्च करें और फिर देखें कौन सी प्रोडक्ट पे आपको कितना पे करना चाहिए। मीन्स यू हैव ए मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस कंपेयर टू ट्रेडिशनल ऑक्शन। बीडर्स में नॉट गेट टाइम टू एग्जामिन आइटम्स। यस, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम में आप कितना प्रोडक्ट को एवेल्युएट कर लोगे। ऑनलाइन इन्वायरमेंट में प्रोडक्ट की जो ऐड होती है ऑक्शंस पे उसकी टाइमिंग ज़्यादा होती है, तो टाइमिंग ज़्यादा होने की वजह से आपके पास टाइम भी ज़्यादा होता है कि आप उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह एग्जामिन कर लें। अब क्योंकि फिजिकली तो आप उसको एग्जामिन नहीं कर पाते, लेकिन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन आप
या 3D इमेजेस हैं या वीडियोस हैं उस, या फिर जो सेलर है उसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। यू हैव ए सफिशिएंट टाइम, और अगर आप वहाँ जाके देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। तो दिस इज़ गुड इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के bidders have more time to examine the product, but in traditional environment the bidders may not get time to examine the items. इसी तरह bidders must be physically present at auctions. Yes, ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में तो आपको जाना पड़ेगा ना मार्केट में, वहाँ जाके आप देखेंगे अच्छा ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हैं और आपको ये वाली पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए। लेकिन ऑनलाइन इन्वायरमेंट में तो आप जहाँ भी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घर हैं, ऑफिस में, आप कहीं से भी बिड कर सकते हैं। इस तरह डिफ़िकल्ट टू कंपेयर प्राइसेस एंड व्हाट्स गोइंग ऑन डिफरेंट ऑक्शन लोकेशन। डेफिनेटली ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में ये मुश्किल होता है, वहाँ पे तो इतना फास्ट काम हो रहा होता है कि आपको होश ही नहीं होता और आप कीमतें कहाँ कंपेयर करेंगे, और दूसरी मार्केट में क्या हो रहा है, ऑक्शन पे क्या चीज़ें सेल हो रही हैं उसका भी नहीं पता होता। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन का ये फ़ायदा है कि आप बैठे हुए आराम से, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपने वेबसाइट ओपन की हुई है और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस ऑक्शन साइट पे इस प्रोडक्ट की ये प्राइस हैं, ओके, दूसरी प्रोडक्ट्स की ये प्राइस हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं। तो यू कैन मेक कंपैरिजन। आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ईबे पे इतनी हो रही है, ebid.net पे ये है, trader.com.pk पे ये प्राइसेस चल रही हैं, सो वेयर यू शुड बाय द प्रोडक्ट, वेयर यू शुड प्लेस बिड। सो totally you are independent, you have a more flexibility, you have a good chances to compare prices and see what's going on different locations. Difficult for sellers to move items at auction site. Yes, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जितनी भी मंडियां होती हैं, मार्केट्स होती हैं, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं और वहाँ पे फिर प्रोडक्ट्स को एक्चुअल में मूव करने के बाद फिर वहाँ पर ऑक्शन होती है। और अब अंदाज़ा करें कि ये कितना मुश्किल काम है, ये कितना एक्सपेंसिव काम है कि आपको ट्रक पे लोड करनी पड़ी प्रोडक्ट और फिर वहाँ मार्केट में गए और फिर भी देखें वहाँ पे लिमिटेड पोटेंशियल कस्टमर हैं। तो ये एक, जबकि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में यू नो नीड टू मूव द प्रोडक्ट आपके पास वेयर हाउस में पड़ी हुई है, आपने ऑक्शन पे लगाई हो। अगर कोई आकर फिजिकली एग्जामिन करना चाह रहा है, वो आके देख ले तो आप उसको दिखा देंगे। तो ये एक ऑनलाइन इन्वायरमेंट में आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपने प्रोडक्ट अपने पास वेयर हाउस में रखी हुई है और जो इंटरेस्टेड है वो आके देख लेगा। ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में तो आपको प्रोडक्ट लेके जानी पड़ेगी मार्केट प्लेस, तो फिर वहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट हो गए। अदरवाइज यू कैन नॉट डू सच टाइप ऑफ थिंग इन ट्रेडिशनल वे। कमीशंस आर फेयरली हाई बिकॉज ऑफ रेंटेड प्लेस। ये जितनी भी मंडियों में चीज़ें सेल या परचेज होती हैं उसके कमीशंस होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सब्ज़ी मंडी में, मैंने काफ़ी दफ़ा ऑब्ज़र्व किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स वाले जो होते हैं वो जब मंडी में जाते हैं चीज़ें ख़रीदने तो वो ऑक्शन पे चीज़ें बाय करते हैं लोग। लेट से मैं केले की एग्ज़ाम्पल दूँ तो केले का एक पूरा ट्रक खड़ा हुआ है और लोग, एक बंदा जो है उसने एक लूंगा सर पे उठाया हुआ है और एक शख्स बोली लगा रहा है कि ये इतनी की, ये इतनी की, ये 50 रुपए की। दूसरा बायर जितने भी होते हैं वो फिर बिड कर रहे होते हैं और फिर जो बिड विन करता है तो उसका हिसाब किताब सारा मंडी वाले अपनी एक रजिस्टर में नोट कर लेते हैं। शाम को उनकी दुकानों पे या रेडियो पे जाके उनसे चीज़ें जो उन्होंने बाय की थी उसका कमीशन प्लस कीमत होती है वो उनसे लेते हैं। मैंने भी एक दो दफ़ा इस तरह के एक्सपीरियंस किए हैं कि आप कोई भी चीज़ बाय करें, अच्छा खासा कमीशन आपको देना पड़ता है, ख़रीदने वाले को भी देना पड़ता है और बेचने वाले को भी देना पड़ता है। जबकि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में मोस्टली ये होता है कि सेलर को देना पड़ता है और ख़रीदने वाले को कमीशन पे नहीं करना पड़ता। और इसके अलावा जो कमीशन पे करते हैं वो ट्रेडिशनल ऑक्शन के लिहाज से काफ़ी कम होता है, इट्स क्वाइट चीपर, इतना ज़्यादा नहीं होता, वो आप आसानी से पे कर लेते हो। इसी तरह ऑक्शन नीड्स टू बी एडवर्टाइज एंड अदर एम्प्लॉयज नीड टू बी पेड। आप देखें एक मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट है, वहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ ऑक्शन पे सेल करनी है तो आप उसको पेपर पम्फलेट्स में या किसी और मैकेनिज़्म के थ्रू, बिल बोर्ड के थ्रू आप उसको एडवर्टाइज़ करते हैं और फिर लोग आके चीज़ें ख़रीदते हैं। लेकिन जो ऑक्शन साइट्स होती हैं उनका अपना पोटेंशियल यूज़र इतना ज़्यादा होता है कि जस्ट वहाँ पे ऐड लगा देना ही काफ़ी होता है और लोगों को पता होता है कि इस वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स ऑन ऑक्शन अवेलेबल होती हैं। और इसके अलावा जो ऑक्शन साइट्स होती हैं
वो खुद भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती रहती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन इन्वायरमेंट में आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करनी पड़ती और एडवर्टीजमेंट के भी ज़्यादा पैसे पे नहीं करने पड़ते। तो अब बेस्ड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन इन्फर कि इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन इज़ मोर बेटर कंपेयर टू ट्रेडिशनल ऑक्शंस। जो लोग ऑक्शन की फील्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए मेरी सजेशन ये है कि पाकिस्तान में काम करें। यहाँ पर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। जस्ट इमेजिन हमारी 28 करोड़ के करीब आबादी है और हमारे पास यहाँ पर इतने लोग हैं जो यूज़ चीज़ें बाय करना चाह रहे हैं और इतने सारे लोग हैं जिनके पास यूज़ अच्छी कंडीशन में चीज़ें होती हैं, वो भी बेचना चाहते हैं, बट देयर इज़ नो गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो ये सारी ट्रेडिंग कर सकें। ट्रेडर पाकिस्तान ने ई ऑक्शंस का इनिशिएटिव लिया है और ट्रेडर पाकिस्तान इसमें काम भी कर रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी लोग अगर और प्लेटफॉर्म को लॉन्च करें तो एक इन्वायरमेंट बन जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा। इससे ये होगा कि पाकिस्तानी इकोनॉमी में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस को भी बूस्ट अप मिलेगा। टाइप्स ऑफ ऑक्शंस, जैसे कि मैंने कहा था कि फॉरवर्ड ऑक्शंस होती हैं और रिवर्स ऑक्शंस होती हैं। फॉरवर्ड ऑक्शंस नॉर्मली इस तरह की होती हैं कि सेलर जो है वो बायर्स को कहता है कि ये मेरी प्रोडक्ट है, आप इस पे बिड कर, और जो बायर्स होते हैं वो बिड करते चले जाते हैं और हर नेक्स्ट बिड जो है वो पिछली बिड से ज़्यादा होती है। तो ऐसी ऑक्शन जिसमें हर नेक्स्ट बिड पिछली बिड से ज़्यादा हो उसको हम फॉरवर्ड ऑक्शंस कहते हैं। लेकिन कंपनी के लिहाज से हम बात करें, जब कोई कंपनी कोई भी चीज़ बाय करती है, क्योंकि कंपनी जो होती हैं वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बाय करती हैं, बल्क में बाय करती हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा होते हैं और उनका फिर एक मैकेनिज़्म होता है, रिक्वायरमेंट होती है कि वो हर किसी से चीज़ें बाय नहीं कर सकते और वो चीज़ एट ए लोअर प्राइस एट ए रीज़नेबल क्वालिटी पे बाय करना चाहते हैं। दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ एनी कंपनी। तो उस सूरत में रिवर्स ऑक्शनिंग होती है। किसी भी कंपनी का परचेज डिपार्टमेंट जो होता है वो रिवर्स ऑक्शनिंग ही करता है और रिवर्स ऑक्शनिंग में ये होता है कि एक टेंडर अनाउंस होता है। फॉर एग्जांपल कॉमसेट यूनिवर्सिटी की हम बात करें, कॉमसेट यूनिवर्सिटी ने लेट से 500 कंप्यूटर्स ख़रीदने हैं, तो वो टेंडर अनाउंस करेंगे कि हमें इन फीचर्स के लिहाज से 500 कंप्यूटर्स चाहिए। अब जो कंप्यूटर सेलर्स हैं वो 500 कंप्यूटर की कोटेशंस देंगे कि जी 500 कंप्यूटर इन फीचर्स के लिहाज से हम इतने के सेल करेंगे। इसी तरह लेट से जितने भी लोग हैं वो आके कोटेशंस देते हैं और जितने भी पोटेंशियल सप्लायर्स हैं उनकी कोटेशंस की बेस पे डिसाइड होता है कि कंपनी किससे बाय करेगी। तो कॉमसेट डेफिनेटली यही प्रेफर करता है कि जो फीचर्स बता दिए गए हैं उन फीचर के लिहाज से जो सप्लायर सबसे लोवेस्ट बिड देता है उनसे वो चीज़ें खरीदते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है कि बायर प्लेसेस एन आइटम फॉर बिड ऑन रिक्वेस्ट फॉर कोट, पोटेंशियल सप्लायर्स बिड ऑन द जॉब विद द प्राइस रिड्यूसिंग सीक्वेंशली। ओके, जो सबसे कम प्राइस होगी उस पर खरीदा जाता है। द लोवेस्ट बिड विंस, प्रीमियरली ए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस मैकेनिज्म यहाँ पे यूज़ होता है। मींस जैसे मैंने कहा कि कंज्यूमर मार्केट में फॉरवर्ड ऑक्शनिंग हो रही होती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में रिवर्स ऑक्शनिंग होती है। एक और टाइप है ऑक्शन की जिसको हम कहते हैं नेम योर ऑन प्राइस मॉडल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें कंज्यूमर के हवाले से कि कंज्यूमर जाके बताता है कि जी ये मेरा बजट है और मुझे ये चीज़ चाहिए और उस चीज़ की ये करैक्टरिस्टिक्स या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। कंपनी है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक और बजट के मुताबिक उसको वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करके देती है। बेसिकली इसमें क्या है, ऑक्शन मॉडल इन विच ए बायर स्पेसिफाइज द प्राइस एंड अदर टर्म्स दैट ही और शी इज़ विलिंग टू पे टू एनी विलिंग और एबल सेलर। So such type of auction model is a consumer to business model that was pioneered by Priceline.com. Priceline.com वाले यही करते हैं। आपने लेट से कहीं ट्रैवल करना, लेट से यू वांट टू विजिट बाली विच इज़ अ ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस ऑफ इंडोनेशिया, या आप बार्सिलोना जाना चाह रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, या पेरिस जाना चाह रहे हैं, तो आप बताते हैं कि जी ये हमारा बजट है, आप इस बजट में हमें रिटर्न टिकट भी करवा के दें, आप हमें वहाँ पे 2 दिन का स्टे भी दें, एक टूरिस्ट गाइड भी दे दें और वहाँ पे खाने पीने का भी इंतज़ाम कर दें। तो वो
priceline.com वाले, because they have a very good relationship, have pool of suppliers and the clients and the companies, जिनमें रेस्टोरेंट्स हैं, टूरिस्ट कंपनीज हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद वो उनके बजट के मुताबिक उनको एक प्लान देते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि कितना अच्छा बिजनेस मॉडल है कि लोग आके अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, कस्टमर्स भी सेटिस्फाई हैं और कंपनी भी सेटिस्फाई। सो इट्स वेरी गुड बिजनेस मॉडल, नेम योर ऑन प्राइस मॉडल। रिवर्स ऑक्शन के लिहाज से एक विजुअल एक्सप्लेनेशन है जिससे आपको थोड़ा बेहतर पता चलेगा कि ऑनलाइन इन्वायरमेंट में रिवर्स ऑक्शनिंग कैसे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है, लेट्स से कॉमसेट है, बायर है, इनको 500 कंप्यूटर चाहिए। इन्होंने स्पेसिफिकेशन बता दी कि कंप्यूटर डेल का होना चाहिए, इतनी रैम होनी चाहिए, इतनी हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड इतना होना चाहिए, बला बला कुछ रिक्वायरमेंट्स इन्होंने बता दी। अब ये सारे सप्लायर्स हैं, सेलर्स हैं, ओके, ये कहता है कि मैं इतने का दूंगा, ये कहते हैं इतने का, ये कहते हैं इतना। अब इन सब ने प्राइसेस बताई हैं और इस तरह जो प्राइसेस बताई हैं, लोगों ने बिड दी हैं, उनको अरेंज कर लिया जाता है सीक्वेंशली। लोवेस्ट बिडर जो होता है उससे वो चीज़ बाय कर ली जाती है और लोअर बिडर जो है वो विन करता है उस टेंडर को। ओके, दिस इज़ द वे एक्चुअली ऑक्शन इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में होती है। और ये क्योंकि सारा ऑनलाइन हो रहा होता है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा होता है, तो ये काफ़ी फास्ट और बेहतर होता है और यहाँ पर सप्लायर्स की भी अच्छी खासी तादाद होती है। तो इस तरह लोअर बिड के लिहाज से कोई अच्छा पोटेंशियल सप्लायर मिल जाता है। सो दिस इज़ वेरी गुड। इस तरह कोई भी कंपनी अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को भी बेहतर कर लेती है और कॉस्ट को मिनिमाइज कर लेती है। ऑक्शंस की टाइप्स के लिहाज से एक और ऑक्शन की टाइप है जिसको हम पेनी ऑक्शंस कहते हैं। एक्चुअली ऑक्शन इन्वायरमेंट में होता क्या है कि सम टाइम सिचुएशन ये होती है कि कुछ लोग चीटिंग करते हैं, लाइक लोग खरीदना नहीं चाह रहे होते, सिर्फ बिड इसलिए कर रहे होते हैं ताकि उस ऑक्शन की प्राइस को बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। फॉर एग्जांपल एक शख्स है जिसने एक प्रोडक्ट ऑक्शन पे लगाई है और उसके दोस्त वो बिला वजह बिड किए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो चीज़ महंगी सेल हो। अब एक शख्स है उस प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहा है, वो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है उस प्रोडक्ट में, लेकिन जब भी वो बिड करता है, फॉर एग्जांपल उसने 500 रुपये की बिड की, अब वही जिस बंदे ने ऑक्शन लगाई होती है उसी का कोई दोस्त है या उसका कोई एम्प्लॉई है, वो बिड कर देता है 1000 रुपये की। अब बेचारा जो इंटरेस्टेड है उसको 1100 करनी पड़ेगी। इस तरह एक्चुअली प्राइसेस बढ़ती जाती है। और सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ लोग ऐसे ही ऑक्शन पे आके बिड कर देते हैं और वो चीज़ खरीदना नहीं चाह रहे होते, और सम टाइम अगर वो विन कर लें तो वो सॉरी कर देते हैं कि सॉरी वी डोंट वांट टू बाय। तो इस तरह जो सेलर होता है उसका टाइम ज़ाया होता है और ऑक्शन साइट्स पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो इसलिए इस सिचुएशन से बचने के लिए और चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ऐसी ऑक्शन साइट्स एग्जिस्ट करती हैं जो ये कहती हैं कि जब भी आप कोई बिड करेंगे तो यू हैव टू पे ऑक्शन फ़ी। तो ऐसी तमाम वेबसाइट्स जो ऑक्शन फ़ी लेती हैं व्हेन यू बिड, तो उसको हम पेनी ऑक्शंस कहते हैं बेसिकली। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिडिंग फी ऑक्शन, आल्सो कॉल्ड ए पेनी ऑक्शन, is a new type of online forward auction in which participants must pay a small non-refundable fee each time they place a bid. So जब भी वो bid place करेंगे they have to pay. तो इससे क्या होगा कि अब वो जो दो नंबरी हो रही है या नॉन सीरियस लोग हैं ऑक्शन में ऐसे पार्टिसिपेट करें, वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, वो नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज़ वेरी गुड। और when the auction plan time expires, the last participant had placed a bid wins the item, paying the final bid price, which is usually significantly lower than the retail price of the item. Yes, normally इस तरह होता है। Some companies allow the auction's unsuccessful bidders to use all their bidding fees toward a purchase of item at regular or slightly discounted prices. और कुछ ऑक्शन साइट ये कहती हैं कि ओके आप बिडिंग करते रहे हो, आपने इतनी फ़ी पे कर दी है, तो अब आपने कोई बिड विन भी नहीं की, तो हम आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आप वो जो बिड की फ़ी आपने पे की थी और कुछ और पैसे मिला के अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं, या फिर उनको डिस्काउंटेड प्राइसेस पे उसी वेबसाइट पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, उनको अलाउ होती हैं कि वो ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह उनका जो बिडर्स होता है उसका जो थोड़ा सा फ़ी के लिहाज से लॉस होता है वो कवर अप हो जाता है।
और इस तरह दूसरी तरफ पेनी ऑक्शन साइट्स पे चीज़ें सेल आउट हो जाती हैं। द ऑक्शनियर रिसीव इनकम बोथ इन द फॉर्म ऑफ फीस कलेक्टेड फॉर ईच पार्टिसिपेंट बिडर एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ ए सेलर्स कमीशन फॉर द विनिंग बिड। यस, अब जो ऑक्शन साइट को चला रहा है उसको हम ऑक्शनियर कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द trader.com.pk वो ऑक्शनियर होगी क्योंकि दे अलाउ द सेलर टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन ऑक्शन। तो ऑक्शनियर जो होता है उसको दो तरह से फ़ायदा होता है, एक तो वो बिड की जो फ़ी होती है वो ले रहा होता है और दूसरा सेलर से कमीशन भी लेता है जब भी कोई प्रोडक्ट सेल हो जाती है। तो इस तरह पेनी ऑक्शंस की जो अर्निंग है वो ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ ऑक्शन साइट्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, happybid.com, quibids.com और इस तरह bestpennyauctionsites.org। यहाँ पर आप पेनी ऑक्शंस कंपनीज की एक लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो पेनी ऑक्शंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। बेनिफिट्स के लिहाज से कि एक सेलर है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करे या इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें ऑक्शन पे सेल करे, उसको क्या फ़ायदा है, बायर को क्या फ़ायदा होगा और ऑक्शनियर को क्या फ़ायदा है। मींस इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस का सेलर, बायर और ऑक्शनियर्स के लिहाज से क्या फ़वाइद हैं। सबसे पहले हम सेलर्स के बेनिफिट्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस से सेलर को क्या फ़ायदे हैं। इंक्रीज रेवेन्यू फ्रॉम ब्रॉडनिंग बिडर बेस एंड शॉर्टनिंग साइकिल टाइम, कैन सेल एनीवेयर ग्लोबली। अब इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस में सेलर के पास ये फ़ायदा है कि वो अपनी प्रोडक्ट अपने ही एरिया में नहीं बल्कि कहीं भी बेच सकता है और इस तरह उसके जो बिडर बेस जो है सर्कल वो बढ़ेगा और उसको ज़्यादा अच्छी बिडिंग प्राइस मिल सकती है। सिमिलरली अपॉर्चुनिटीज़ टू बार्गेन इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट फिक्स प्राइस, कैन सेल एनी टाइम एंड कंडक्ट फ्रीक्वेंट ऑक्शंस। यस, ऑप्टिमल प्राइस सेटिंग डिटरमिन्ड बाय द मार्केट, more buyers, more informations, and there will be more competitive price. Sellers can gain more customer dollars by offering items directly. They can save on the commissions to intermediaries. Also, physical auctions are very expensive compared with e-auctions. ये हमने डिस्कस किया। Can liquidate large quantities quickly. Yes, ये इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस की बहुत अच्छी बात है कि आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और ऑक्शन साइट्स के बहुत सारे रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं, तो आप जितनी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लगाते जाएंगे इस मोस्ट प्रोबेबली कि आपके सारे प्रोडक्ट्स ऑक्शन से सेल हो जाएं। इम्प्रूव्ड कस्टमर रिलेशनशिप एंड लॉयल्टी इन द केस ऑफ स्पेशलाइज्ड B2B ऑक्शन साइट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। यस, B2B में कस्टमर सर्विसेज ज़्यादा मैटर करती हैं क्योंकि बड़े बायर होते हैं, बड़े सेलर्स होते हैं, तो लिहाजा कस्टमर सर्विसेज दोनों पार्टीज़ के दरमियान ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में जो लोग भी प्लेटफॉर्म चला रहे होते हैं, लाइक ट्रेडर पाकिस्तान की हम बात करें या ईबे की बात करें, तो उनका पूरा एक कस्टमर सपोर्ट सेंटर होता है। वो ज़्यादा बेहतर मैचिंग करवाते हैं बायर और सेलर्स के दरमियान और कोई कन्फ्यूजन है उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह बेनिफिट्स टू बायर्स, अपॉर्चुनिटीज़ टू फाइंड यूनिक आइटम्स एंड कलेक्टिबल्स। यस, ऑनलाइन जाके ऑक्शंस पे आप अगर आप कोई एंटीक की चीज़ें बाय करना चाह रहे हैं तो पूरी दुनिया से लोग चीज़ें बेच रहे हैं, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है यू कैन फाइंड आउट देयर एंड प्लेस एन बिड ओवर देयर। इंटरटेनमेंट पार्टिसिपेशन इन ऑक्शंस कैन बी इंटरटेनिंग एंड एक्साइटिंग। समटाइम अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप घंटों घंटों बैठे पार्टिसिपेट करते रहेंगे और यू विल नॉट बी वेरी टायर्ड और यू स्टिल फीलिंग इंटरटेनमेंट के ओके चल रहा है कि अब वो बिड कर रहा है मैं कर रहा हूँ, इस तरह की सिचुएशन होती है। तो सिमिलरली इट्स वेरी कन्वीनियंट, बायर कैन बिड फ्रॉम एनीवेयर इवन विद ए सेल फोन, दे डोंट हैव टू ट्रेवल टू एन ऑक्शन प्लेस। यस, एनोनिमिटी विद द हेल्प ऑफ ए थर्ड पार्टी, बायर्स कैन रिमेन एनोनिमस। जैसे कि मैंने सील्ड ऑक्शन की बात की थी कि सील्ड ऑक्शन में ये नहीं पता होता कि कौन बिडिंग कर रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एनोनिमिटी भी मेंटेन हो सकती है। पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बार्गेन्स फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। यस, क्योंकि कंपेटिटिव इन्वायरमेंट होता है और लोग बिडिंग कर रहे होते हैं, जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो ज़्यादा बिड करते हैं, जो लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं वो कम बिड करते हैं, तो एक बार्गेनिंग की सिचुएशन होती है। बेनिफिट्स टू इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनियर्स,
जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ऑक्शन साइट की, उनको क्या फ़ायदे हैं? हाई रिपीट परचेज। देखिए, जब एक ऑक्शन साइट है, वहाँ पे जितनी भी ऑक्शंस होती हैं वो कुछ टाइम के लिए होती हैं। तो लोग एक प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हैं, लेट्स से एक ऑक्शन में 50 लोगों ने बिड की, डेफिनेटली विन तो एक करेगा, तो बाकी 49 लोग क्या करेंगे? वो फिर कोई और चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे, वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में बिडिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये एक कंपटीशन सा इन्वायरमेंट रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेज होती रहती हैं। जुपिटर रिसर्च ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कुछ फाइंड आउट किया रिसर्च की बेस पे। दे फाउंड दैट ऑक्शन साइट्स सच एज eBay tend to garner higher repeat purchase rates than टॉप B2C साइट्स सच एज Amazon.com। मीन्स eBay ऑक्शन की बेस पे ज़्यादा रिपीट सेल्स कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि ऑक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बिजनेस में, दे शुड आल्सो गिव सम इन्वेस्टमेंट इन ऑक्शन sites या ऑक्शन प्लेटफॉर्म्स so that we can boost up auction in Pakistan. High stickiness to the website. Yes, आप अंदाज़ा करें एक ऑक्शन 30 दिन के लिए चल रही है, तो 30 दिन तक लोग उस ऑक्शन को ऑब्जर्व करते रहेंगे और बिड करते रहेंगे। इस तरह जो वेबसाइट के यूज़र हैं, दे कीप विजिटिंग द वेबसाइट एंड दे कीप बिडिंग द अगेंस्ट ए पर्टिकुलर ऑक्शन। तो इस तरह हाई स्टिकीनेस टू द वेबसाइट होती है। द टेंडेंसी ऑफ ए कस्टमर टू स्टे एट साइट लॉन्गर एंड back more often. Auction sites are frequently stickier than fixed price sites. Stickier sites generate more ad revenue for the and auctioneers. Yes, ज़्यादा लोग आएंगे तो डेफिनेटली विजिटर्स बढ़ेंगे और आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में ज़्यादा बेहतर रैंक होगी। इसी तरह एक्सपेंशन ऑफ ऑक्शन बिजनेस। यस, जो लोग ऑक्शन के बिजनेस में काम करना चाह रहे हैं, सो वो एक प्लेटफॉर्म बनाए, इस तरह वो अपनी मार्केट को बाउंड्री लेस कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस टू सेलर्स, टू बायर्स एंड ऑक्शनियर्स। ऑक्शंस इन्वायरमेंट में बेसिकली जो प्राइस, जैसे हमने कहा कि वो डायनामिकली डिटरमिन होती है, ये एक सोशल मैकेनिज्म के थ्रू होता है कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोग ही प्राइस को डिटरमिन कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्शंस का जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो सोशल मैकेनिज्म के थ्रू डायनामिक प्राइस डिटरमिनेंट का होता है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और सप्लाई एंड डिमांड के बेस पे प्राइस डिटरमिन हो रही है। इसी तरह ऑक्शंस आर हाईली विजिबल डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। अब ऑक्शंस में पता चल रहा होता है कि अच्छा इसने इतनी बीट कर दी, अब इतनी बीट हो गई, अब इतनी बीट हो गई, अब इतनी बीट हो गई, तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है और जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो बिड करते रहते हैं और एंड में वो विन करते हैं। ऑक्शंस एज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपोनेंट इन ए बिजनेस मॉडल। डेफिनेटली बिजनेस इन्वायरमेंट जहाँ पर आप फिक्स प्राइस पे चीज़ें सेल करें, वहाँ पे आप ऑक्शन में भी सेल कर सकते हैं। तो अगर इसको ई कॉमर्स में करें तो डेफिनेटली ऑक्शंस इज एन आल्सो ई कॉमर्स कंपोनेंट इन बिजनेस मॉडल। ऑक्शंस फॉर प्रॉफिट फॉर इंडिविजुअल्स। डेफिनेटली लोग ऑक्शन पे चीज़ें इसलिए बेचते हैं कि वो अच्छी प्राइस पे चीज़ें सेल आउट कर सकें, उनको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल सके। तो ये कुछ थोड़े से इम्पैक्ट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं जिनको आप बेनिफिट्स टू सेलर्स, बायर्स और ऑक्शनर्स के लिहाज से रिलेट कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस। क्योंकि आप ऑनलाइन इन्वायरमेंट में काम करें तो सिक्योरिटी एक हमेशा इशू रहता है। तो ये प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है, ऑक्शनियर्स पे डिपेंड करता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म को कितना सिक्योर बनाते हैं। जैसे eBay क्यों ज़्यादा बेहतर है, दे हैव इम्प्लीमेंटेड थर्ड पार्टी पेमेंट मेथड लाइक पेपाल, ओके, कि कोई भी शख्स बड़े आराम से, कॉन्फिडेंस से वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकता है और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता है। अगर वो चाहे तो एस्क्रो की भी फैसिलिटी ले सकता है कि जब तक प्रोडक्ट उसको रिसीव नहीं हो जाती उसकी पेमेंट सिक्योर रहेगी। लेकिन सिक्योरिटी का इशू बहरहाल होता ही होता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है वो इसको कितना अच्छा हैंडल करती है। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। इसी तरह ऑनलाइन इन्वायरमेंट में आप मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होता है कि आप फिज़िकली प्रोडक्ट को इवेल्यूएट नहीं कर पाते और जो सेलर होता है उसको भी आप फेस टू फेस नहीं मिलते। आपको पता नहीं होता कौन सेलर है, कौन बेच रहा है, कहाँ है,
वाकई ही यही प्रोडक्ट है जो इसने बताई है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस क्यों नहीं प्रमोट हो रही, उसकी मेन वजह यही है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई न्यू प्रोडक्ट्स जब हमें रिसीव होती हैं, देखें लेट से दराज रोड पे कितना पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, इसके भी इतने ज़्यादा केसेस हैं, इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं कि लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया और उनको चीज़ें कुछ और मिली तो उनके साथ फ्रॉड हुए। तो अगर आप यूज़ प्रोडक्ट्स में ऑक्शन करते हैं तो ये तो और फ्रॉड का चांसेस बढ़ जाते हैं। डेवलपिंग कंट्री में ये ज़्यादा इशू है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड ज़्यादा है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्योंकि लोग मैच्योर हैं, मोस्टली लोग ऑनेस्ट हैं, जो चीज़ें वो लगाते हैं और वही चीज़ें वो बेचते हैं। पाकिस्तान में अब ये एक बड़ा मसला है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो ऑक्शन पे चीज़ें सही बेच सकते हैं और वो बेचना चाहते हैं, बट दे नीड ए गुड प्लेटफॉर्म। बहरहाल ये एक इशू तो है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है कि कभी भी किसी वक्त फ्रॉड हो सकता है, और ऑक्शंस में ये ज़्यादा एक मसला है, ये ज़्यादा लिमिटेशन है। लिमिटेड पार्टिसिपेशन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि आप ऑनलाइन ऑक्शन करते हैं तो आपके पास पोटेंशियल कस्टमर्स की तादाद ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोग हैं मुख्तलिफ सिटी से ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसी पार्टिसिपेशंस होती हैं ऑक्शंस के लिहाज से, पर्टिकुलरली रिवर्स ऑक्शन के लिहाज से, कि जब कंपनी कोई चीज़ बाय करती है तो वो एक क्राइटेरिया बताती है कि जो लोग टेंडर के अगेंस्ट कोई बिड करना चाह रहे हैं, कोटेशन करना चाह रहे हैं, उनका ये क्राइटेरिया है। अगर वो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल वायबिलिटी, ठीक है, आपकी कंपनी जो है SSCP में रजिस्टर होनी चाहिए, आपका NTN नंबर होना चाहिए, आप फाइलर हों, इस तरह की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आपका इतने साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब जब इस तरह ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होंगी तो बहुत सारे जो बिडर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और एक मखसूस तादाद जो होती है जो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है वो ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। सो दिस इज़ ए प्रॉब्लम बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लिमिटेशंस बताई हैं, इसके अलावा भी लिमिटेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस के लिहाज से। जैसे कि हमने कहा कि फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, प्रोडक्ट को इवेल्यूएट नहीं कर पा सकते जिस तरह फिज़िकल एनवायरनमेंट में करते हैं, ये भी लिमिटेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस की। और पॉलिसीज़ स्टैंडर्ड्स ऑक्शंस के लिहाज से क्या होने चाहिए, जैसे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा लैग करती हैं चीज़ें। गवर्नमेंट ने भी कोई क्लियर कट इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस की पॉलिसीज़ नहीं बताई हुई, इंडस्ट्री भी स्टैंडर्ड्स नहीं है, और कोई रेगुलेटर भी इतना एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये सारी पाकिस्तान के लिहाज से लिमिटेशंस हैं। बहरहाल एनीवे, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इसमें आप ग्रो कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर के लिहाज से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल के जवाब जल्द से जल्द दूं। अगर आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।